Dear students, welcome to the online learning platform of NBS Public School. In this session, we are going to continue from our previous session. तो फर्स्टली वी विल सी व्हाट वी हैव स्टडीड येट. अभी तक हमने क्या पढ़ा है वो हम देख लेते हैं. तो हमने मेटल्स पढ़ लिया था, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स ये पढ़ लिया था. ओके, थर्मल कंडक्टिविटी, फिजिकल स्टेट, हार्डनेस, डक्टिलिटी, सोनोरिटी ये सब पढ़ लिया था. केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में हमने रिएक्शन विद ऑक्सीजन पढ़ लिया था, यानी कि मेटल का रिएक्शन विद ऑक्सीजन हमने पढ़ लिया था. यहाँ तक हमारा हो गया था. आज हमें पढ़ना है नॉन मेटल का रिएक्शन विद ऑक्सीजन. तो चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं. फिर स्टार्ट करते हैं. नॉन मेटल्स का रिएक्शन जब होता है ऑक्सीजन के साथ तो क्या होता है. दे ऑल्सो रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स. नॉन मेटल्स भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स. मेटल क्या बनाते थे, मेटेलिक ऑक्साइड. नॉन मेटल बनाएंगे नॉन मेटेलिक ऑक्साइड. नॉन मेटल्स प्लस ऑक्सीजन गिव्स नॉन मेटेलिक ऑक्साइड. ओके बच्चों, आइए एक्टिविटी 4 क्या बोल रहा है. एक्टिविटी 4 सेज द टीचर शुड डिमॉन्स्ट्रेट दिस एक्टिविटी. ये जो आपकी एक्टिविटी है ये आपको घर पे नहीं करना है, इसको किसी टीचर को दिखाना है. तो जब आपकी क्लास खुलेगी, स्कूल ओपन होगा, तो आपको ये एक्टिविटी करके दिखाई जाएगी. तब तक पढ़ लेते हैं. टेक अ लिटिल क्वांटिटी ऑफ सल्फर इन अ डिफ्लैग्रेटिंग स्पून एंड हीट इट. एक थोड़ी सी क्वांटिटी सल्फर की किसी चीज़ में लीजिए, स्पून में, और उसे गर्म कीजिए. ओवर द फ्लेम ऑफ बर्नर. एक बर्नर पे, ये आप देख रहे हैं, ये बर्नर है, ये स्पून है. ये स्पून कुछ इस टाइप का है. सीधा स्पून नॉर्मल हम लोग के घर में ऐसे होता है. ये स्पून की हैंडल ऐसे सीधी है और इसमें जो चम्मच वाला पार्ट है वो ये है. ठीक है, यही है ये स्पून. इसी में हमें क्या लेना है, थोड़ा सल्फ़र लेना है और उसे गर्म करना है. व्हेन द सल्फ़र स्टार्ट्स बर्निंग. जब सल्फ़र जलना शुरू हो जाए, लोअर द स्पून इनटू अ गैस जार और गैस टम्बलर. ये जो हमारा स्पून था इसको किसी गैस जार में रखिए. कवर द माउथ ऑफ द टम्बलर. अब उसके माउथ को ढक दीजिए, जार को या टम्बलर के माउथ को, विद ए प्लेट सो दैट द गैस प्रोड्यूस डज नॉट एस्केप. ऐसा ढक दीजिए कि जो उससे गैस बन रही है सल्फ़र के जलने से वो बाहर ना निकल पाए. रिमूव द स्पून आफ्टर सम टाइम. कुछ देर के बाद वहाँ से स्पून हटा लीजिए. ऐड अबाउट 20 ml ऑफ वाटर. अब उसमें क्या करिए, 20 ml वाटर मिलाइए उस जार में. एंड क्लोज द कवर इमीडिएटली. और तुरंत वो ढक्कन बंद कर दीजिए. शेक वेल, उसको अच्छी तरह हिलाइए. टेस्ट द सॉल्यूशन विद बोथ रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर. अब लाल और नीले लिटमस पेपर से उसको ऐसे चेक करना है, तो हमें पता लगेगा कि वो एसिडिक था या बेसिक था. अब यही देखिए दिया हुआ है, सल्फर बर्न्स इन ऑक्सीजन टू फॉर्म सल्फर डाइऑक्साइड. सल्फर प्लस ऑक्सीजन गिव्स सल्फर डाइऑक्साइड. व्हेन सल्फर डाइऑक्साइड इज डिजॉल्व्ड इन वाटर. जब इसको वाटर में मिलाया जाएगा, सल्फरस एसिड इज फॉर्म्ड. ये देखिए SO2, यहाँ से SO2 बना, प्लस H2O वाटर गिव्स H2SO4. ये हो गया एसिड. विच टर्न्स द ब्लू लिटमस रेड. जो नीले लिटमस को लाल कर देगा. आइए, द ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटेलिक आर एसिडिक इन नेचर. इससे क्या पता लगता है कि जो हमारे ऑक्साइड होते हैं नॉन मेटल के वो कैसे होते हैं, एसिडिक होते हैं. और जो मेटल्स के थे वो बेसिक हो गए. ये अब देखिए फैक्ट में क्या है, सोडियम रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन वेरी फास्ट. सोडियम जो है ऑक्सीजन के साथ बहुत तेज़ी से क्रिया करता है, इवन एट रूम टेम्परेचर. यानी अगर वो ऐसे ही रखा रहे रूम टेम्परेचर पे ही, गर्म ना किया जाए, कुछ ना किया जाए, तब भी वो ऑक्सीजन के साथ क्रिया करने लगेगा और जलने लगेगा. हेंस इट इज़ स्टोर्ड इन केरोसिन ऑयल. इसीलिए इसको किस में रखा जाता है, केरोसिन ऑयल में रखा जाता है. अब देख लेते हैं रिएक्शन विद ऑक्सीजन. हमने देख लिया मेटल्स और नॉन मेटल्स का. अब रिएक्शन विद वाटर देख लेते हैं. मेटल्स रिएक्ट विद वाटर अंडर डिफरेंट कंडीशंस. मेटल्स जो होते हैं वो ऑक्सीजन के साथ डिफरेंट कंडीशन में रिएक्ट करते हैं. हाउ एवर मोस्ट मेटल्स प्रोड्यूस अ मेटल हाइड्रोक्साइड और मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस. यद्यपि कि देखिए अलग अलग कंडीशन में सारे मेटल रिएक्ट करते हैं ना.
हाउएवर यद्यपि यानी अलग अलग कंडीशन में रिएक्ट भले करते हैं, लेकिन वो बनाते क्या है? मोस्ट मेटल्स, अधिकतर मेटल प्रोड्यूस क्या बनाते हैं? अब मेटल हाइड्रोक्साइड, एक मेटल हाइड्रोक्साइड जैसे ऑक्सीजन, जैसे आयरन लेंगे, अगर आयरन मेटल है उसको वाटर के साथ अगर हम रिएक्ट कराएंगे तो आयरन हाइड्रोक्साइड बनाएगा, और कोई लेंगे एल्युमिनियम लेंगे तो एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड बना देगा। ठीक है, और क्या बनाएगा? मेटल ऑक्साइड बनाएगा और हाइड्रोजन गैस, ये तीन चीज़ें बनाएगा। देखिए नीचे बना हुआ है, मेटल प्लस वाटर गिव्स मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस, या मेटल प्लस वाटर गिव्स मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। एक्टिविटी 5, ये क्या है? कैरी आउट दिस एक्टिविटी स्ट्रिक्टली अंडर द सुपरविज़न ऑफ एन एडल्ट। ये जो एक्टिविटी करना है ये किसी बड़े की देख रेख में करना है, अंडर सुपरविज़न ऑफ एन एडल्ट। इसको घर पे अपने आप से ट्राई मत करिएगा। टेक 250 ml बीकर हाफ फिल्ड, एक 250 ml का बीकर लीजिए और उसे आधा भर दीजिए। ये बीकर देखिए यही होता है, इसी टाइप का एक बीकर लीजिए जिसकी कैपेसिटी 250 ml रहे और उसको आधा भर दीजिए। कट अ स्मॉल पीस ऑफ सोडियम अबाउट द साइज ऑफ ए व्हीट ग्रेन। अब सोडियम जो रहता है, हमने पहले पढ़ा था ना कि सोडियम की क्वालिटी क्या होती है? मेटल की क्वालिटी हार्डनेस होती है, लेकिन सोडियम एक ऐसा मेटल है जिसको चाकू से काटा जा सकता है। तो उसको एक गेहूं के दाने के आकार का काट लीजिए और उसको बहुत सावधानी से काटिए। आफ्टर ड्राइंग इट इन फिल्टर पेपर, उसके बाद उसको सुखा लीजिए, गीला नहीं रहना चाहिए। रैप इट इन कॉटन, उसको कॉटन में लपेट लीजिए किसी कपड़े में। डिप द कॉटन इन द बीकर, अब जिस बीकर में हमने पानी लिया था उसमें वही डाल दीजिए। ऑब्जर्व केयरफुली फ्रॉम ए डिस्टेंस, और दूर से खड़े होकर देखिए, पास मत जाइएगा। व्हेन द रिएक्शन स्टॉप्स फील द बीकर, जब वो सारा रिएक्शन हो जाए थोड़ी देर में तब बीकर को छुइए, तब क्या महसूस होगा? टेस्ट द सॉल्यूशन विद बोथ ब्लू एंड रेड लिटमस पेपर। उसके बाद वो सॉल्यूशन जो बना था हमारा, पानी था ना, उसमें जब हम सोडियम डाल दिए थे उसके बाद वो सॉल्यूशन बन गया था, उसको ब्लू और रेड लिटमस पेपर से चेक करना है। उसके बाद ऑब्जर्वेशन क्या आएगा? सोडियम विल रिएक्ट विग्रसली इन वाटर, पानी के साथ सोडियम बहुत तेज़ी से क्रिया करता है और इसी के कारण बीकर क्या हो जाएगा? गर्म हो जाएगा। अगर हम कपड़े में बिना लपेटे डालते तो ब्लास्ट भी हो सकता था। ओके, सोडियम रिएक्ट्स मोस्ट विग्रसली फॉलोड बाय मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक एंड आयरन। सोडियम जो होता है मेटल आपका, वो सबसे तेज क्रिया करता है, और उसके बाद कौन करता है? मैग्नीशियम, फिर एल्युमिनियम, फिर जिंक, और उसके बाद आता है नंबर आयरन का। जनरली नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद वाटर। नॉर्मली क्या होता है, सामान्यतः जो हमारे नॉन मेटल रहते हैं वो पानी के साथ क्रिया नहीं करते हैं। दो, दे मे बी रिएक्टिव इन एयर, जबकि क्या होता है कि नॉन मेटल हवा में क्रिया कर सकते हैं लेकिन वो पानी के साथ क्रिया नहीं करेंगे। ठीक है, फॉस्फोरस इज़ अ वेरी रिएक्टिव नॉन मेटल। तो एक होता है फॉस्फोरस, ये होता है नॉन मेटल, लेकिन ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है, बहुत तेज़ी से क्रिया करता है। इट ईजिली कैचेस फायर व्हेन एक्सपोज टू एयर, अगर इसको हवा में खो रख दिया जाए ना तो ये ऐसे तेज़ी में आग पकड़ लेता है। तो अब इस आग पकड़ने की क्वालिटी का इस्तेमाल हम कहाँ करेंगे? हेंस इट इज़ स्टोर्ड इन वाटर, तो इसीलिए इसको पानी में रखा जाता है, क्योंकि पानी के साथ नॉन मेटल क्रिया नहीं करते हैं लेकिन हवा के साथ करते हैं। अब पानी में रखेंगे तो हवा से और ऑक्सीजन से उसका संपर्क टूट जाएगा और वो रिएक्ट नहीं कर पाएगा। अब क्या पढ़ना है हमें? रिएक्शन विद एसिड्स। अब किसका रिएक्शन? मेटल्स और नॉन मेटल्स का। ये पूरा चैप्टर मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में ही है। एक्टिविटी 6 क्या है? विद द हेल्प ऑफ दिस एक्टिविटी लेट अस स्टडी द रिएक्शन ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स विद एसिड्स। अब इस एक्टिविटी के ही माध्यम से हम देखेंगे कि मेटल्स और नॉन मेटल्स एसिड के साथ रिएक्ट करके कैसा बिहेव करते हैं। फिर वही बात, कैरी आउट दिस एक्टिविटी अंडर द सुपरविज़न ऑफ एन एडल्ट, किसी बड़े की देख रेख में ये सारा काम करना है हमें। टेक डिफरेंट सैम्पल्स लाइक मैग्नीशियम रिबन, एल्युमिनियम फॉइल, आयरन फिलिंग्स, चारकोल पाउडर। अब डिफरेंट सैम्पल्स लीजिए। सैंपल का मतलब होता है जो चेक करने के लिए लिया जाता है थोड़ी मात्रा में, सैंपल। तो मैग्नीशियम रिबन, एल्युमिनियम फॉइल, आयरन फिलिंग, ये सब लीजिए।
इन सेपरेट टेस्ट ट्यूब, अलग अलग टेस्ट ट्यूब में, और उन सबको 1 2 3 4 5 नंबर दे दीजिए। ठीक है। एड 5 ml ऑफ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब हर बीकर में, हर टेस्ट ट्यूब में 5 ml डाइल्यूट यानी हल्का सल्फ्यूरिक अम्ल डालिए एक ड्रॉपर की मदद से। ऑब्जर्व केयरफुली, ऑब्जर्व करिए। यू मे वार्म द टेस्ट ट्यूब जेंटली इन केस देयर इज़ नो रिएक्शन एट रूम टेम्परेचर। अगर रूम टेम्परेचर पे कोई क्रिया नहीं हो रही है तो आप टेस्ट ट्यूब को थोड़ा गर्म भी कर सकते हैं। ब्रिंग अ बर्निंग मैच स्टिक नियर द माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब। उसके बाद क्या करिए, जब टेस्ट ट्यूब गर्म हो रही है, एक जलती हुई तीली उसके पास ले आइए। मान लीजिए कि ये टेस्ट ट्यूब है, इसको सही से बनाते हैं। मान लीजिए कि ऐसे होती है टेस्ट ट्यूब। अब इसको, इसमें कुछ हम अपना ये सैंपल, कोई एक सैंपल डाले हैं, और उसके बाद यहाँ नीचे से इसको हम ऐसे गर्म भी कर रहे हैं किसी गैस बर्नर की मदद से। ठीक, हीट दे रहे हैं इसे। उसके बाद क्या करना है, एक मैच स्टिक ले आइए इसके सामने, ऐसे जलती हुई मैच स्टिक। तो अब यहाँ से जो गैस निकलेगी उसका प्रभाव हमें इस माचिस की तीली पे देखना है। ये मैच स्टिक है आपकी, ऐसे जल रही है। ठीक है, आइए। ब्रिंग अ बर्निंग मैच स्टिक नियर द माउथ ऑफ टेस्ट ट्यूब। टेस्ट ट्यूब के माउथ पे, उसके मुंह पे, जैसे अभी दिखाया गया था, एक मैच स्टिक ले आइए। रिपीट द एक्टिविटी यूजिंग डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इन प्लेस ऑफ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब उसके बाद जब आप सल्फ्यूरिक हाइड्रोक्लोरिक एसिड से कर लें तो सल्फ्यूरिक एसिड से करिए। उसके बाद रिकॉर्ड करिए। ये रिकॉर्ड करने के लिए टेबल दी हुई है। टेस्ट ट्यूब 1 2 3 4 5 6। फिर पहले में हमने डाला मैग्नीशियम। रूम टेम्परेचर पे क्या होगा, रिएक्शन कर रहा है कि नहीं, तो मैग्नीशियम करेगा। वार्म करने पे कर रहा है कि नहीं कर रहा है, रूम टेम्परेचर पे क्या हुआ, और गर्म करने पे क्या हुआ, यही हमें देखना है। ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड का हो गया, ये सल्फ्यूरिक एसिड का हो गया। ये हमें अपना नोट डाउन कर लेना है। मेटल्स रिएक्ट विद एन एसिड टू फॉर्म अ सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस इज प्रोड्यूस्ड। तो जो हमारे मेटल्स होते हैं वो किसी एसिड के साथ क्रिया करके क्या बनाते हैं, एक सॉल्ट बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। व्हेन अ बर्निंग मैच स्टिक इज ब्रॉट नियर द माउथ, व्हेन अ बर्निंग मैच स्टिक इज ब्रॉट नियर द माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग मेटल्स। अब देखिए, एक जब माचिस की तीली हम लेके जाएंगे कहाँ पे, टेस्ट ट्यूब के माउथ पे, यानी उसके मुंह पे, तो क्या होगा, अ पॉप साउंड इज प्रोड्यूस्ड। एक आवाज़ आएगी ऐसे पॉप की। दिस इज ड्यू टू प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन गैस। अब ये किस कारण होती है, क्योंकि उसमें हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो रही है। नॉन मेटल्स डू नॉट प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस, और जो नॉन मेटल्स होंगे वो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस नहीं करेंगे। कॉपर डज नॉट रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड। कॉपर क्या करता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करता है। देखिए यहाँ पे लिखा है नो नो, ना तो गर्म करने पे और ना ही ठंडा रहने पे। इवन ऑन हीटिंग बट रिएक्ट्स विद सल्फ्यूरिक एसिड। तो जो कॉपर होता है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करता है, ना तो रूम टेम्परेचर पे और ना ही गर्म करने पे। अब एसिड के साथ रिएक्शन हो गया, तो अब बेस के साथ देखेंगे कि बेस के साथ हमारा रिएक्ट करके क्या बनाता है। फिर वही बात, प्रिपेयर अ फ्रेश सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। एक टेस्ट ट्यूब में फ्रेश सॉल्यूशन बनाइए, किसका, सोडियम हाइड्रोक्साइड का। अब बनाना कैसे है, बाय डिजॉल्विंग 3-4 पेलेट्स इन ए टी स्पून ऑफ वाटर। एक चम्मच की मदद से हमें बनाना है। अब उसके बाद क्या करना है, यूज़ अ प्लास्टिक स्पेचुला इन टेकिंग आउट सोडियम हाइड्रोक्साइड पेलेट्स। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड की जो गोलियां थी उनको किसी प्लास्टिक की मदद से बाहर निकाल लीजिए। ड्रॉप अ स्मॉल पीस ऑफ एल्युमिनियम फॉयल इन इट। उसके बाद क्या करिए कि उसमें एक एल्युमिनियम फॉयल जो होता है जिसमें रोटियां लपेटी जाती हैं, उसका एक छोटा टुकड़ा उसमें डाल दीजिए। ब्रिंग अ लाइटेड मैच स्टिक नियर द माउथ ऑफ टेस्ट ट्यूब। उसके बाद फिर एक जलती हुई तीली क्या करिए, टेस्ट ट्यूब के माउथ पे ले आइए, मुंह पे ले आइए।
ऑब्जर्व व्हाट हैपन्स, अब देखिए कि क्या होता है। यू विल हियर अ पॉप साउंड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन गैस। अब आपको फिर से एक पॉप साउंड सुनाई देगा, और पॉप साउंड क्यों आता है? हाइड्रोजन गैस के कारण। तो अगर आपसे कोई पूछे कि टेस्ट ट्यूब के मुंह पे तीली लेके हम जा रहे हैं तो ये पॉप का साउंड क्यों आ रहा है, तो उसको बता दीजिएगा क्योंकि हाइड्रोजन गैस वहाँ पर प्रेजेंट है। आइए, द अबव एक्टिविटी सोर्स, ये जो ऊपर एक्टिविटी बेस के साथ की गई वो क्या दिखाती है? मेटल्स रिएक्ट विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस, यानी मेटल सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया करके क्या बनाता है? हाइड्रोजन गैस। द रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विद बेसेस आर कॉम्प्लेक्स, जो नॉन मेटल्स होते हैं उनके साथ जो बेस का रिएक्शन कराया जाता है वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, यानी कि जटिल होता है, इतना आसान नहीं होता कि उसे एक बार में बता दिया जाए। अब आगे क्या आता है हमारा नंबर? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अ मोर रिएक्टिव मेटल रिप्लेसेस अ लेस रिएक्टिव मेटल। अब डिस्प्लेसमेंट नाम से ही देखिए क्लियर है कि कोई किसी को डिस्प्लेस करेगा। इन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, किसी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है? अ मोर रिएक्टिव मेटल, एक जो ज़्यादा क्रियाशील धातु है वो एक कम क्रियाशील धातु को क्या करेगी? रिप्लेस कर देगी, डिस्प्लेस कर देगी। हाउएवर वाइस वर्सा इज़ नॉट पॉसिबल, जबकि इसका उल्टा पॉसिबल नहीं है, यानी कि क्या? अ लेस रिएक्टिव मेटल कैन नॉट रिप्लेस अ मोर रिएक्टिव मेटल, यानी कि एक कम क्रियाशील धातु एक अधिक क्रियाशील धातु को हटा नहीं सकती है। एक्टिविटी 7, अब ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन दिखाने के लिए एक्टिविटी है। टेक सम आयरन फिलिंग इन अ टेस्ट ट्यूब, एक आयरन फिलिंग भरिए, एक टेस्ट ट्यूब लीजिए, उसमें थोड़ा लोहा डालिए। ऐड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन टू द टेस्ट ट्यूब विद द हेल्प ऑफ ए ड्रॉपर, एक ड्रॉपर की मदद से उसमें क्या, जिसमें हमने आयरन फिलिंग डाली थी उसमें कॉपर सल्फेट डालिए। इन अनदर टेस्ट ट्यूब मार्क्ड बी, एक दूसरा टेस्ट ट्यूब लीजिए, उसको बी नाम दे दीजिए। टेक सम कॉपर टर्निंग्स, जैसे वहाँ आयरन फिलिंग लिया था यहाँ पे थोड़ा सा कॉपर ले लीजिए। ऐड आयरन सल्फेट, अब आयरन में कॉपर सल्फेट डाले थे, कॉपर में आयरन सल्फेट डाल दीजिए। टू इट, फिर वही ड्रॉपर की मदद से थोड़ा डाल दीजिए। यू विल नोटिस, अब आप क्या देखेंगे कि इन टेस्ट ट्यूब ए, इसमें हम आयरन लिए थे और कॉपर सल्फेट डाले थे। आयरन फिलिंग्स टर्न ब्राउन, तो जो आयरन लोहा हम डाले थे वो भूरा हो जाएगा। दिस इज़ ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ कॉपर, अब ये हुआ क्यों? क्योंकि जो हमारा आयरन था उस पर कॉपर डिपॉजिट हो गया। द सॉल्यूशन टर्न्स पेल ग्रीन ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ आयरन सल्फेट सॉल्यूशन, और जो हमारे सॉल्यूशन था ये देखिए हरा हो गया है ना, किसके कारण हरा हो गया है? आयरन सल्फेट सॉल्यूशन बनने के कारण। नो चेंजेस अकर्स इन टेस्ट ट्यूब बी, और टेस्ट ट्यूब बी में जैसे था वैसे ही है, कोई चेंज नहीं आया। 10, तो अब हम क्या बता सकते हैं कि इसमें हम क्या लिए थे? आयरन लिए थे और कॉपर सल्फेट डाले थे। इसमें कॉपर लिए थे, आयरन सल्फेट डाले थे। इसमें हमारा रिएक्शन हो गया, इसमें नहीं हुआ। तो इसमें क्या बता सकते हैं? आयरन बीइंग मोर रिएक्टिव, आयरन मोर रिएक्टिव है किससे? कॉपर से। देन कॉपर डिस्प्लेसेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, तो आयरन मोर रिएक्टिव है कॉपर से, तो कॉपर सल्फेट में से कॉपर हटा दिया। सिंस कॉपर इज़ लेस रिएक्टिव, अब क्योंकि कॉपर लेस रिएक्टिव है तो वो आयरन को हटा नहीं पाया। यही था हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यानी कि जो चीज़ ज़्यादा रिएक्टिव होगी वो कम रिएक्टिव वाले को हटा देगी। ये अब उसका क्या दिया है? ये दिया है उसका केमिकल फार्मूला। Fe से होता है आयरन और CuSO4 से कॉपर सल्फेट। आयरन प्लस कॉपर सल्फेट से देखिए रिएक्ट कर गया ना, आयरन सल्फेट बना दिया और कॉपर बना दिया। यही नीचे लिखा है आयरन प्लस कॉपर सल्फेट गिव्स आयरन सल्फेट प्लस कॉपर। यहाँ पे देखिए क्या था, एक में कॉपर लिए थे और आयरन सल्फेट थे, यहाँ नो रिएक्शन। इन दोनों को मिलाएंगे तो कोई रिएक्शन नहीं होगा, इन दोनों को मिलाएंगे तो ये बनेगा। चलिए, अब यूज़ ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। अब क्या है, मेन चीज़ यही है कि इनका इस्तेमाल कहाँ होता है, मेटल्स का इस्तेमाल कहाँ होता है और नॉन मेटल्स का। इतना चैप्टर पढ़ने का आखिर फ़ायदा क्या होगा जब हमें यही ना पता रहे मेटल का यूज़ और नॉन मेटल का यूज़।
तो मेटल्स सबसे पहले देखते हैं। आयरन, आयरन का यूज़ कहाँ होता है? इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग ब्रिजेस, लोकोमोटिव, शिप्स, रेल्स, यूटेंसिल्स, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स। अब इसका इस्तेमाल कहाँ होता है? ब्रिज यानी कि पुल बनाने में। आप लोगों ने लोहे का पुल देखा ही होगा। अब कोई लकड़ी का और एल्युमिनियम का पुल तो बनाता नहीं है, लोहा मजबूत होता है तो लोहे का पुल बनाएगा। लोकोमोटिव्स यानी जो हमारे ये ट्रक, बसेस ये सब रहती हैं। शिप्स जो जहाज़ रहती हैं पानी वाली। रेल्स, ट्रेन तो लोहे की ही बनेगी। यूटेंसिल्स, बर्तन, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स, ये सारे किसके बने होते हैं? आयरन के। उसके बाद गोल्ड एंड सिल्वर का नंबर आता है। अब गोल्ड एंड सिल्वर सभी जानते हैं कि ज्वेलरी यानी जेवरात बनाने में इस्तेमाल होता है। कॉपर, कॉपर का इस्तेमाल कहाँ होता है? इलेक्ट्रिकल वायर बनाने में और केबल बनाने में। इसके अलावा बर्तन और सिक्के बनाने में भी। एल्युमिनियम, एल्युमिनियम का इस्तेमाल कहाँ होता है? इलेक्ट्रिक वायर और केबल बनाने में, बर्तन बनाने में, एलॉय बनाने में, पिक्चर फ्रेम बनाने में। जिंक, जिंक का इस्तेमाल कहाँ होता है? इट इज़ यूज्ड एज अ प्रोटेक्टिव कोटिंग फॉर आयरन। अब आयरन को रस्टिंग से बचाने के लिए उस पर जिंक चढ़ा देते हैं। तो दस वी कैन से दैट मेटल्स आर यूज्ड इन मेकिंग मशीनरी। तो अब हम क्या कह सकते हैं कि मेटल्स कहाँ पे लगते हैं? मशीनरी बनाने में, ऑटोमोबाइल यानी मोटरसाइकिल, कार, ये सब बनाने में, ट्रेन्स बनाने में, एरोप्लेन बनाने में, फर्नीचर, इंडस्ट्रियल गैजेट्स, कुकिंग यूटेंसिल्स, ज्वेलरी, ये सब बनाने में क्या लगता है? मेटल लगता है। अब नॉन मेटल का इस्तेमाल कहाँ होता है? फास्फोरस कहाँ होता है? फास्फोरस देखिए बहुत ज़्यादा ज्वलनशील होता है ना, तुरंत आग पकड़ लेता है ये, तो जहाँ आग की ज़रूरत होगी वहाँ इस्तेमाल बनाएंगे। इट इज़ यूज्ड इन फायरवर्क इंडस्ट्री, पटाखे बनाने में, मैच स्टिक्स, माचिस बनाने में, फर्टिलाइज़र यानी कि खाद बनाने में। ग्रेफाइट का इस्तेमाल कहाँ होता है? इट इज़ यूज्ड इन पेंसिल्स, पेंसिल बनाने में, और बैटरी में इसका इस्तेमाल होता है। आयोडीन, आयोडीन का इस्तेमाल होता है आयोडीन सॉल्ट बनाने में, जो नमक हम खाते हैं उसमें आयोडीन पड़ा रहता है। टिंचर ऑफ आयोडीन बनाने में, या एंटीसेप्टिक, जिससे हमें जब चोट लग जाती है हम डॉक्टर के यहाँ जाते हैं तो वो जिस सॉल्यूशन से हमें साफ़ करता है वो आयोडीन टिंचर रहता है। क्लोरीन का इस्तेमाल कहाँ होता है? ब्लीचिंग यानी साफ़ सफाई, पानी साफ़ करने में। ऑक्सीजन का इस्तेमाल सांस लेने में होता है, इसके अलावा जलने में होता है। सल्फ़र का इस्तेमाल कहाँ होता है? गन पाउडर बनाने में यानी बारूद बनाने में। सल्फ्यूरिक एसिड और सल्फेट बनाने में होता है। हाइड्रोजन का इस्तेमाल कहाँ होता है? फ्यूल की तरह के होता है, यानी ईंधन के रूप में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सिंथेसिस ऑफ एमोनिया एंड मेथिल अल्कोहल में इसका इस्तेमाल होता है। तो ये क्या था हमारा? यूजेज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। आगे देखते हैं कीवर्ड्स क्या है। मेटल्स की डिफिनीशन क्या होती है ये सब हम जानते हैं। द एलिमेंट्स हुज एटम्स रेडिली लूज इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म कैटायंस, जो एलिमेंट्स कैटायन बनाते हैं वो मेटल्स, और जो एनायन बनाते हैं ये देखिए वो नॉन मेटल्स। ओर्स क्या होता है? जो ज़मीन से हमें जिस रूप में एक ज़मीन से ऐसे एक टुकड़ा मिलता है, इसी में मेटल या नॉन मेटल छिपा रहता है, इसी को ओर बोलते हैं। द मिनरल्स फ्रॉम विच मेटल्स कैन बी प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्टेड, जिस जिस टुकड़े में से हम आराम से किसी मेटल को निकाल सकते हैं उसे ओर बोलते हैं। मेटलर्जी क्या होती है? जिस प्रोसेस की मदद से हम मेटल को बाहर निकालते हैं वो मेटलर्जी होती है। रिएक्टिविटी सीरीज़ क्या होती है? लिस्ट ऑफ मेटल्स अरेंज्ड इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द रिएक्टिविटी। अब रिएक्टिविटी ऑर्डर में जैसे सबसे पहले रिएक्टिव कौन था? सल्फर था, उसके बाद कौन रिएक्टिव था, उसके बाद कौन रिएक्टिव था। ये जो सीरीज़ बनाई जाएगी इसी को रिएक्टिविटी सीरीज़ बोल देंगे। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में हम लोग पढ़ ही लिए थे कि एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट या मेटल जो है लेस रिएक्टिव मेटल को हटा देता है, तो वही रिएक्टिव डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है। कोरोजन, जंग लगने के बारे में सब जानते ही हैं। जब लोहे को पानी और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, लोहा पानी और ऑक्सीजन के साथ, तो वो कोरोड कर जाता है। एलॉय क्या होता है? जब दो मिक्सचर ऑफ दो मेटल्स या नॉन मेटल्स का रहता है उसे ही एलॉय बोलते हैं। तो इस तरीके से आपका चैप्टर ख़त्म हो जाता है। ये एक बार देख लेते हैं हम लोग। एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन किस में होता है? मेटल्स में और नॉन मेटल्स में।
मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टी कुछ होती है, चलिए लाइन से ही देख लेते हैं। मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है? मेलेबल होता है, उसको शीट के रूप में चेंज किया जा सकता है। गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होता है। स्ट्रॉन्ग और मजबूत और कठोर होता है। डक्टाइल होता है, यानी तार उससे बनाया जाता है। नॉर्मली सॉलिड रहता है और सोनोरस रहता है, यानी उसमें से एक रिंगिंग साउंड आता है। उसके बाद डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है ये भी हम जान गए हैं। जो मोर रिएक्टिव मेटल रहता है वो लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देता है। यूज़ क्या होता है इसका? मेटल्स का यूज़ है इलेक्ट्रिकल वायर बनाने में, यूटेंसिल बनाने में, ज्वेलरी बनाने में। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टी हमने सब देख ली है। अब नॉन मेटल में देख लेते हैं। नॉन मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है? ये नॉर्मली गैस या सॉलिड रहता है, कोई कोई लिक्विड भी रहता है। ये ना तो तार बनाया जा सकता है इससे, ना शीट बनाई जा सकती है। ये बैड कंडक्टर होता है, नॉन सोनोरस होता है, इसमें से कोई रिंगिंग की आवाज़ नहीं आती है। अब केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती है? ना ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं, ना पानी के साथ, ना एसिड के साथ, ना बेस के साथ। ये केवल हवा में रिएक्ट कर सकते हैं। इनका यूज़ क्या है? फायरवर्क, पटाखे बनाने में, फर्टिलाइज़र बनाने में, पेंसिल बनाने में, ये सब इसका इस्तेमाल है। तो इस तरीके से आपका ये जो 4th चैप्टर ये होता है कंप्लीट। उम्मीद करते हैं कि आपको सारी क्लास समझ में आई होगी। जिन बच्चों को नहीं समझ में आई है, क्योंकि ये थोड़ा सा टफ टाइप का चैप्टर है, तो वो फिर से रिपीट करके देखें ताकि उनको केमिकल रिएक्शन क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, एसिड के साथ कैसे रिएक्शन करता है, बेस के साथ क्या क्या क्वालिटी होती है, वो सारा उन्हें अच्छी तरीके से समझ में आए। ये थोड़ा कठिन तो है, लेकिन अगर आप इसको 2-3 बार देख लेंगे तो सब समझ में आएगा और आगे बहुत काम आने वाला है ये चैप्टर। तो इसी के साथ आज की चैप्टर हम कंप्लीट करते हैं। थैंक यू बच्चों।